मैं 8-10 परिवारों को जानता हूं जिनके बेटे की 30-32 साल 35 साल हो गई है, 40 साल हो गए, शादी नहीं हो पा रही है। और अब लोग अपनी लड़कियों को बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमबीए, बीबीए करा रहे हैं, भले वो आगे नौकरी कर रही नहीं कर रही है, तो चॉइस तो आ गई ना उस बच्चे के हाथ में। आज उसके पास चॉइस है, पहले चॉइस कहां थी लड़की के पास में। अविवाहित लड़कों की मुख्य समस्या पहाड़ के गांव में है। देहरादून वाले के पास तो तब भी चांस है कि वो पहाड़ से गांव से किसी को ले आएगा ना, उसको देहरादून में मकान है। दिल्ली वाले के पास तब भी चांस है, लेकिन तो ये जो आप अभी बता रहे हैं नारी और जाति का, तो कहीं ये जो सारे खिचड़ोड़ हैं, कहीं ये तो समस्या नहीं पैदा कर रहे हैं इन चीजों में आगे बढ़ने में? नहीं, आपको इस समस्या को एक चश्मे से नहीं देखना। साहब बामण बिरती जिसको कि पंडित वो बेचारे को परंपरागत तौर पे अपनी जो वृत्ति बाड़ी संभालता था, अच्छा उसकी मजबूरी की शादी तो उसी ने करवानी है। अगर कहीं वृत्ति में हो रही है, उसकी खुद की शादी नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे मेरे पास अभी कल परसों मर्चेंट नेवी का डिवोर्स ही आया, कैप्टन। आप मुझसे बोलो कैसा डिवोर्स ही बढ़ गया, पहाड़ियों में डिवोर्स ही बढ़ गया। बट हमारे यहाँ सर नंबर कम हो गए हैं, मतलब ये हरियाणा जैसी स्थिति हमारे पास आ गई है ना, तो इसीलिए ये स्थिति आ रही है। मैं ऐसी कौन सी रोमांटिक इमेज है हमारे दिमाग में गांव की कि हम सोचे कि हमारी लड़कियां वहां जाके शादी करें, या हमारे जो है हमारे लड़कों को वहां। लड़के भाई से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि मेरे भाई की वहां पर दुकान है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, अब वो उम्मीद भी छोड़ चुका है कि शादी होगी। तो एक तो बहुत बड़ी बात साहब, जो पंडित जी जो है टिपड़ा मिलाते हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो मैंने कहा अच्छा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बताओ फौजी का। उसने कहा ना फौजी बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं मनु पवार। हमारे पहाड़ में आजकल सबसे बड़ा चर्चा का मसला ये है कि शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं और पहाड़ों में लड़कों की उम्र गुजरती जा रही है, वो अविवाहित घूम रहे हैं, 35-35 साल तक जो है उनका ब्याह नहीं हो पा रहा है और ये बड़ी सामाजिक समस्या भी बनती दिख रही है जैसा लग रहा है। इस पर तंज भी कसे जा रहे हैं, मजाक भी उड़ाया जा रहा है, गीत भी लिखे जा रहे हैं और अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि बुआरी जो है नेपाल से लानी पड़ेगी। ऐसे गीत भी आए हैं मार्केट में। वैसे हमारी गढ़वाली में एक कहावत है, बड़ा दुख है बड़ी हंसी, मतलब बड़े दुख की बड़ी हंसी। तो ये सब चल रहा है। तो ये मसला कितना गंभीर है? क्या पहाड़ में ब्याह के लिए लड़कियों का वाकई अकाल हो गया है या मसला कुछ और है? इस पर बात करने के लिए देहरादून से मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। पॉपुलर मैट्रिमोनियल वेबसाइट मांगल.com के डायरेक्टर विजय भट्ट जी और दूसरे मेहमान हैं संजीव खंडवाल, जो कि पत्रकार हैं और उत्तराखंड के समाज, उसके कल्चर, उसके जीवन में आ रहे बदलावों को बहुत करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उस पर लिख भी रहे हैं। तो भट्ट जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। आप मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पहले खंडवाल जी के विचार सुनना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे मुझे लगता है। हाँ, नहीं, क्योंकि आप वो उनसे आप जान लेंगे। मैं चूंकि आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट चलाते हैं तो आपके पास जो ट्रेंड में बस वो जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, विचार फिर व्यक्त कर लेंगे। केवल वो कुछ फैक्ट, जैसे आपके पास जो रजिस्ट्रेशन आते होंगे, मैं ये समझना चाह रहा था कि आपके पास जो है 60,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं आपके मांगल.com में। पूरा ट्रेंड जी, तो पूरा ट्रेंड आप देख रहे, हाँ, तो पूरा ट्रेंड आप देख समझ रहे होंगे। क्या वाकई ऐसा है कि लड़कों के रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहे हैं सर आपके पास? ऐसा कुछ है क्या? तो सर नॉर्मल सी बात है, ज्यादातर रजिस्ट्रेशन लड़के ही करते हैं। अच्छा, ये अनुपात नहीं मतलब, अच्छा अनुपात है, मतलब उस लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा आ रहे हैं आपके पास कि लड़कों की शादी के लिए, रिश्तों के लिए, है ना? आज से नहीं, शुरू से। हाँ, 15 शुरू साल से ही। की 2009 में मैंने मांगल.com शुरू करी थी। ये अभाव को मैं 15 साल से ही देख रहा हूँ और मैं इसलिए खंडवाल जी के विचार सुनना चाह रहा था, फिर मैं बाद में आता, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये तो थी, शुरू से ही थी, अब सिर्फ चर्चा हो रही है। अनुपात तो शुरू से ही कम था सर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि चर्चा ज्यादा अब हो रही है, समस्या शुरू से ही थी। अच्छा संजीव भाई, संजीव खंडवाल जी, अपने अनुभव से मैं कहूं तो जब हम लड़की का रिश्ता खोजने गए, हम अपने परिवार की बात कर रहा हूं, तो हमें लड़के नहीं मिले। जब हम लड़के का रिश्ता खोजने गए तो लड़कियों का टोटा हो गया। तो
ये जो है समस्या, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हाइप दी गई हो उसे अब जाके कोई, या वाकई जमीन पे ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? आप तो बहुत लोगों से बात की है, बहुत जगह जाते हैं आप लोग, तो क्या आपको ये लग रहा है कि वाकई समस्या है? जी मनु जी, वाकई में ये समस्या है। मतलब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हाइप दी जा रही है या कोई एक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। भट्ट जी ने कहा है कि नंबर्स तो पहले से ही मतलब लड़कों के ज्यादा होते थे, तो वो शायद हमारे एक ट्रेंड है, हम पूरे हमारे समाज का ट्रेंड है, पूरे देश भर का ट्रेंड है कि पढ़ी लिखी सुंदर सुशील कन्या के रूप में ही ज्यादा विज्ञापन आते रहे हैं पहले से ही। तो वही ट्रेंड हमारे पहाड़ी समाज में भी रहा होगा कि लड़कों की तरफ से ज्यादा वैवाहिक विज्ञापन आते रहे होंगे। तो मे भी वही ट्रेंड जो आप बता रहे हैं कि पहले भी था, तो शायद उस रूप में तो वो ट्रेंड दिख रहा होगा। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड पे जो चेंज आया है वो यही आया है कि 15 से 20 साल पहले लड़की की शादी मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था परिवार के सामने। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखना बहुत बड़ा चैलेंज होता था। और आज स्थितियां एकदम बदल गई हैं। और मैं तो फिर भी ये कह रहा हूं कि 20 साल पहले लड़कियों की शादियां हो तो जाती थी, है ना, किसी न किसी रूप में हो जाती थी कि ठीक है कोई बहुत अच्छा नहीं मिला, मतलब कंप्रोमाइज हो जाते थे कि बहुत अच्छी जॉब वाला नहीं मिला या कुछ ऐसे ही टाइप के, मतलब बहुत ऐसे टाइप के लड़कों से भी उनकी शादी कर दी जाती थी, उनको ब्याह दिया जाता था कि जो शायद जिसकी बहुत अच्छी मतलब हर तरह से बैकग्राउंड न रहा हो। लेकिन लड़कों के मामले में तो बहुत बुरी स्थिति हो गई कि उनके लिए तो कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है। ये संकट बहुत ज्यादा है। मैं पिछले 5-6 सालों से इसको देख रहा हूं, मैं इस पे बात कर रहा हूं। और मैं कल एक शादी में था और 5 से 6 बच्चे, एक गांव के, एक छोटा सा गांव है, वहां के 5 से 6 लड़के जो 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। और बड़ी मतलब बड़ी हताशा होती है कि वो उम्मीद भी छोड़ रहे हैं शायद कि उनकी शादी नहीं हो पाएगी। ग्राउंड पे मुझे ये नजर आता है। तो आपने जो बातचीत की होगी उससे क्या अंदाजा आपको लगा कि क्यों नहीं शादी हो पा रही? क्या क्या मतलब उनको ये लग रहा है कि डिमांड ज्यादा हो गई है, हमको वहां तक उसे मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वहां नहीं कर पा रहे हैं उस डिमांड को पूरी, या वो योग्यता उस तरह नहीं है जो बताई जा रही है अब जो ट्रेंड है? क्या आपको लगा उनसे बातचीत में? बातचीत में तो मतलब एक जनरली मजाक में लोग कहते हैं, और ये बात सच भी है कि द्यार दूणम आपक मकान छेंच के नीचे जन पुलसन। तो एक देहरादून में घर होने की शर्त है, मतलब शहर में एक मकान होने की शर्त है, सरकारी नौकरी होने की शर्त है, ये बात तो है। और लोग मतलब इसको जनरली ऐसे ही बोलते हैं। जब आप किसी भी ऐसे से बात करें, ऐसे परिवार से बात करें कि जिनके बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, ऐसे लड़के से बात करें, वो इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं। लेकिन हमको चीजों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा फैक्ट पे देखना चाहिए। और ये नंबर्स का मतलब ये डिमांड और सप्लाई का ही मुझे लगता है कि ये, और कोई रीजन इसमें नजर नहीं आता है मुझे। तो जो फीमेल की जो संख्या कम हुई है पिछले 30-25 सालों में, वो नंबर सब रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो अभी जो जिनके सामने शादी का संकट खड़ा हुआ है, ये बेसिकली वो बच्चे हैं, जो वो लड़के हैं जो लगभग अब 25 साल के पार चले गए लगभग। हमारे यहाँ मतलब लड़कों की शादी तो 22-24 साल के बाद ही होती थी ना जनरली, 25-26 साल पे। कोई फौजी भी है तो 22-23-24 साल में होती थी, अदरवाइज तो 25 साल के बाद ही लड़कों की शादी होती थी। तो आज जो लड़के जिनकी शादी की बात, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उन पे हम अगर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो ये सारे वो हैं जिनका जन्म 2000 से पहले पैदा हुआ है, जिनका जन्म 2000 से पहले का है। अभी मिलेनियम बेबी इसमें नहीं आए हैं, इस जद में नहीं आए हैं। वो मिलेनियम बेबी जिनका जन्म जो है साल 2000 में हुआ था, जिनके जन्म पे बहुत जश्न मनाया गया था कि मिलेनियम बेबी हो गया है, तो मिलेनियम बेबी तो अभी इस जद में नहीं आए हैं। ये सारे उस दौर से पहले के हैं। ये 90 के दशक के जो बच्चे पैदा हुए, जो लड़के पैदा हुए हमारे समाज में, ये संकट उनके सामने और इसलिए हुआ है कि जो लिंगानुपात है लगभग उसी दौर में हमारे समाज में, मतलब मुझे पास फैक्ट नहीं है, बट लगभग उसी दौर में हमारे समाज ने जो कन्या भ्रूण हत्या का जो रोग था वो पाल दिया था। और अब वो 20-22 साल के बाद, 25 साल के बाद वो संकट सामने नजर आने लगा है। बाकी और कोई ऐसा रीजन नहीं है। नंबर्स का ही कमी है ना, वरना हो तो जाती लड़कों की शादी कहीं ना किसी रूप में तो होती। ठीक है, उनको बहुत मतलब मनपसंद नहीं मिलती, किसी न किसी रूप में तो होती। मैं तो यहाँ दर्जनों लड़कों को जानता हूँ कि जिनकी हो ही नहीं पा रही है। वो कास्ट के सिस्टम से हटने को तैयार हैं, वो क्षेत्र के सिस्टम से हटने को तैयार हैं, लेकिन टिपड़ा कहीं नहीं मिल रहा है। भैजी बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है।
मतलब टिपड़ा क्या, वो टिपड़ा ही पिलाने को तैयार नहीं है, बट हाँ। मतलब हल्दी हाथ की नौबत नहीं आ पा रही है। अच्छा, हल्दी आपकी नौबत नहीं आ पा रही है। बट साहब 2009 से आप ये चीजें देख रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि समस्या पहले भी थी। आपने जब शुरू किया mangal.com, तो क्या आपने जो है पहला वो क्या था आपके मन में कि क्यों शुरू कर रहे हैं आप? आपने क्या देखा उस समय? क्या आपको ऐसी क्राइसिस उस समय ऐसी फील हुई कि वाकई जो है लड़कों का जो शादी का संकट है तब भी था? मतलब क्या आप सोच के आपने mangal.com शुरू की थी? मेरा तो बहुत साधारण सा कारण था। मैं हम्म। एक हाई प्रोफाइल जॉब में था, मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, इंडिया से बाहर आना-जाना बहुत था और हम्म। मेरा एक छोटा-सा बेटा था, छोटी फैमिली थी। कोई ऐसी हम्म। ज़रूरतें थी नहीं लाइफ में, पिताजी ने मकान-वकान दिल्ली में सब बना कर दिया हुआ था, कोई ईएमआई नहीं थी, कुछ नहीं थी। अ, मैं ट्रैवल से बहुत थक गया था, एक एज 38 का था मैं। एक एज के बाद आपको लगता है कि अब थोड़ा आराम करें, थोड़ा थौ खाएँ, कहीं बैठें, कोई तो अ, उसी दौरान क्या हुआ, मेरी एक मासी जी हैं, वो उन्होंने मुझे बोला कि उनकी बेटी के लिए, वो एमबीए थी, कि वो तब डॉट कॉम्स नए-नए आए थे, तो उनको उन्होंने डॉट कॉम में नाम तो लिखा दिया, पर वो बेटी से तो बोला नहीं कि भई, मेरे को बोला कि तू उसमें ज़रा देख दे कि मेरे को देखना नहीं आ रहा है। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, काफ़ी बड़ी मैट्रिमोनियल साइट है इंडिया की। हम्म। तो जब मैं उसमें गया, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो उन्होंने खुद को इम्प्रूव करा ही होगा। तो उसमें गढ़वाली ब्राह्मण या कुमाऊनी ब्राह्मण या गढ़वाली राजपूत या कुमाऊनी राजपूत जैसा कोई वर्ड नहीं था। उसमें ब्राह्मण वर्ड था, और अगर आप ब्राह्मण डालेंगे तो आपको कायस्थ, काने-कुब्ज और पता नहीं कहाँ-कहाँ के ब्राह्मण आपको फ़ोन करने लग जाते थे। तो पहाड़ी समाज की जो एक वो था, मतलब वो फ़ील नहीं थी, मतलब उसमें हम अपने लिए रिश्ता नहीं ढूँढ सकते थे। वो वैसे वाला हाल था जैसे उत्तराखंड तब यूपी में था ना, तो उत्तराखंड हम्म। की तो कोई अपनी ना अहमियत थी, ना पहचान थी। तो वैसी हाल था उत्तराखंड का उस समय। तो तब मेरे को ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा गैप है, जहाँ पर हमें हमारे समाज के लिए जो रिश्ते हमें चाहिए, वो हमें एक जगह नहीं मिल रहे हैं, और हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं कर रहा है। किसी को नहीं पता हम नाड़ी क्या पकड़ते हैं, हम सरोल्ले ब्राह्मण क्या पकड़ते हैं, मूंची धोती ब्राह्मण क्या पकड़ते हैं, बुटोला रावत क्या होते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ थी नहीं। हमारे आपको पता है, मम्मी, नानी, दादी कास्ट से भी हम शादियाँ तय करते हैं, हम किन-किन कास्ट में शादी नहीं करेंगे। अब मेरी माँ जोशी है शादी से पहले, और मेरी वाइफ जो है नौटियाल है, तो मतलब मैं इन 2 में शादी नहीं करूँगा। ये ऐसा वर्णन उनमें कहीं नहीं था। तो ऐसी परिकल्पना लेकर ही मैंने मांगल शुरू करी। इसलिए मांगल में ही ये चीज़ शुरू हुई, मांगल से ही शुरू हुई कि हमारे जो फॉर्म भरते हैं उसमें मम्मी कास्ट, नानी कास्ट, दादी कास्ट, ये तीनों पूछते हैं। बाकी चीज़ें तो पूछते हैं, योग्यताएँ, शैक्षणिक योग्यता, बाकी सब चीज़ पूछते हैं, पर ये भी हम पूछते हैं, नाड़ी। हमें पता है हमारे यहाँ पर एक नाड़ी से रिश्ता मतलब इमीडिएटली तय हो जाता है। जैसे अगर मैं कितना भी अच्छा रिश्ता बताओ आप मुझे, अगर मेरी आधी नाड़ी है मेरे बेटे की और सामने वाले की भी आधी नाड़ी है, तो बातचीत ही नहीं होएगी आगे, क्योंकि नाड़ी दोष लग गया। तो हमने ये हम्म। चीज़ें पहले से ही उसमें रख दी कि भई ये चीज़ें उसको फालतू में रिश्ते दिखाने क्यों हैं? उसको दिखा दो भई ये नाड़ी, इसकी नाड़ी ये है, इसकी मम्मी की कास्ट ये, नानी कास्ट ये, दादी कास्ट ये है, और तब वो फिर करे। तो मांगल.com एक थोड़ी-सी मेरी मजबूरी कि मैं दिल्ली में नहीं रहना चाहता था, और मैं अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी था, और मैं अपने परिवार को समय दे नहीं पाता था। 15 साल पहले का देहरादून बहुत खूबसूरत था, और साधारण था, और बिल्कुल जैसा हम चाहते थे वैसा था। तो मैं दिल्ली छोड़कर देहरादून आ गया और बस मांगल शुरू कर दिया। बाकी आगे तो आपको पता है, माता की कृपा है, डांडा नागराजा का आशीर्वाद है, तो हमारे कुल देवता हैं, तो बस यही है हमारा सर। तो ये जो आप अभी बता रहे हैं नाड़ी और जाति का, तो कहीं ये जो सारे खिचरोड़ हैं, कहीं ये तो समस्या नहीं पैदा कर रहे हैं इन चीजों में आगे बढ़ने में? नहीं, आपको इस समस्या को एक 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 चश्मे से नहीं देखना है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। बहुत सारे चश्मे लगेंगे आपको। पहला हम्म। चश्मा ये है कि आप अपने हम अपनी क्लासेस याद करें, जब हम छोटे थे, जब हम क्लास में हम्म। पढ़ते थे, तो उस क्लास में अगर 40 बच्चे होते थे, तो सिर्फ 12 लड़कियाँ होती थी। आप याद करिए, हम्म। कभी नहीं रहा कि हम्म। 40 बच्चे क्लास में तो 20 लड़के, 20 लड़कियाँ, तब भी नहीं थे। ये लिंग जो हम्म। अनुपात है, ये शुरू से स्क्यूड है, आज से नहीं, शुरू से ही है।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है आज इस पे बात हो रही है कि साहब जो है लोग लड़कों को फेवर करते हैं पैदा करते समय, लड़कियां कम करते हैं, ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों से। आप देखिए, अपनी क्लास याद कर लीजिए और आज भी अपने बच्चे की क्लास में चले जाइए, आपको दिखेगा अगर वहां पर 40 बच्चे हैं तो लड़कियां खाली 8-9 होंगी, 10 होंगी बहुत हुआ तो लड़के। और मैं अपने ही परिवार में या अपने जानकारों के परिवार में आपने नहीं देखा वो पहले क्या होता था, 6 लड़के हैं 6 लड़कियां हैं और तब बाद में एक लड़का है, तो वो क्या टॉस खेल रहा था वहां पे? वो 6 लड़कियां तभी तो हुई जब उसको एक लड़के के चक्कर में उसको 6 लड़कियां पैदा करी। जब तक लड़का पैदा नहीं होगा, जब तक वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। तो ये तो तब भी था, अभी भी बोलते हैं जैसी किसी का अभी आज भी ले लीजिए आप, दुनिया भर की आपने शिक्षा प्राप्त कर ली है, किसी की लड़की हो जाती है, अगर पहली औलाद लड़की हो जाती है तो फिर वो पीछे पड़ जाते हैं घर वाले कि भाई चलो इस बार एक लड़का अगर हो जाए ना तो इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। भाई कैसे कंप्लीट हो जाएगी? अब अगर 2 लड़कियां हो जाए किसी की तो मतलब उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि हमारी साइकी में है, हमारे धर्म है, जो हमारी सोच है, हमारी सब में यही है कि आप गरुड़ पुराण सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने खतरनाक ढंग से बताया गया कि अगर आपके पुत्र नहीं हुआ तो आपकी क्या गति होगी, आपका वंश खत्म हो जाएगा। तो जिसकी 2 तो आदमी नॉर्मल आपकी साइकी में आपके 15,000 5,000 साल पुरानी सभ्यता में आपके दिमाग में, आपके खून में, आपकी जीन्स में है कि लड़का तो एक चाहिए। उस एक लड़के की लड़ाई में कईयों की 3 लड़कियां और 1 लड़के हैं। मैं ऐसे को जानता हूं, अभी मॉडर्न परिवारों की बात कर रहा हूं, तो उनका एक लड़का 10th में पढ़ता है या 9th में पढ़ता है, एक लड़की शायद 6th में, और एक अभी 2.5 साल का लड़का है उनका। आप गैप ले लीजिए, मतलब वो ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा। मैं एक फैमिली को जानता हूं जिन्होंने खैर उनके तो लड़का हुआ ही नहीं, 2 लड़कियां भी उनकी, और दोनों बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं और बहुत मतलब जहीन है। लेकिन मैंने भी कुछ साल पहले ही सुना था, आई थिंक शी वाज अराउंड 38 दैट टाइम, दैट लेडी, उसका अबॉर्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि भाई लड़की हो रही है। तो ये आप इसको छोड़ दीजिए कि आज की समस्या, ये समस्या शुरू से ही है। दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि पहले क्या था, जब मेरे पिताजी की शादी हुई तो मेरे पिताजी फौज में थे। उस शादी के दिन उन्होंने मेरी माँ को देखा है। पहले लड़कियों के पास में चॉइसेस क्या थी? भाई लड़की तो कोई पढ़ी लिखी होती नहीं थी। आप जिस समय की बात कर रहे हैं, पहले का समय बड़ा वैसा था, कोई वैसा नहीं था। लड़की तो पढ़ी लिखी थी नहीं, उसे माना जाता था कि भाई इसने घर जाके घर के काम ही करने, झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है, जहीन इसको बनाओ, बस इसको वो बनाओ कि आदेश मानने वाली और बात सुनने वाली और बस काम करने वाली बनाओ इसको। तो जब लड़कियां सारी ही एक लेवल की हैं तो लड़के को चॉइस की दिक्कत ही कोई नहीं है। लड़की के पास में क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं ना। लेकिन आज लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, अब लोग अपनी लड़कियों को बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमबीए, बीबीए करा रहे हैं, भले वो आगे नौकरी कर रही नहीं कर रही है, तो चॉइस तो आ गई ना उस बच्चे के हाथ में। आज उसके पास चॉइस है, पहले चॉइस कहां थी लड़की के पास में? लड़की तो ब्याही जाती थी पहले। लड़कियां, सिंपल सा वर्ड है ना, लड़कियां ब्याही जाती थी। कोई भी आदमी आएगा और आके उसको पिताजी बोलेंगे भाई ये लड़की है। तब ऐसा भी नहीं था कि लड़का क्या करता है, क्योंकि लड़की तो कुछ करती ही थी। तब लड़का शेफ होता था तब भी शादी होती थी, लड़का फौज में था तब भी शादी होती थी। तब तो नहीं था कि फौजी को लड़की मिल जाती है आसानी से, तब ऐसा कोई प्रश्न था ही नहीं। तब तो सबको लड़की मिलती थी। आपके टाइम में कौन, आप पीछे देखो ना, आप अगर पीछे अपने दादा उनको देखो, उनकी तो 2-2 शादी हो रखी थी कई गाँव में। तो ये भी पता होगा आपको, क्योंकि तो आप कह रहे हैं कि तो भट्ट जी कह रहे हैं कि लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं, अपने पैरों में खड़ी हो रही हैं। तो संजीव, मैं सोशल मीडिया में भी देखता हूँ या लोग भी बात करते हैं, लड़कियों पे मतलब कमेंट करते हैं, ताने कसते हैं कि भाई उनके बड़े नखरे हो गए हैं इसलिए मिलना मुश्किल हो गया है। तो भाई आखिर उनको भी तो अधिकार है अपने जीवन को बेहतर करने का। तो क्या समस्या है? मतलब क्या ये है कि लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, उनकी चॉइस बदल गई है? पहले जैसे भट्ट जी कह रहे हैं कि पहले ब्याहते थे कि लड़की ब्याह गई, अब लड़की के पास चॉइस है। तो क्या ये समस्या है कि लड़की का स्वावलंबी होना, उसका पढ़ना लिखना, क्या इसने डिफरेंस पैदा किया है?
जी, मैं इस सवाल पे आता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले भट्ट जी की बात को ही थोड़ा सा एक जो बीच में मुझे एक ख्याल आ रहा था कि आपने कहा कि मतलब हम जानते हैं कि मतलब दो दो बेटियों के बाद लोग ट्राई करते हैं बेटियों के चक्कर में, मतलब बेटे के चक्कर में बेटियां पैदा होती रहती हैं। दरअसल जो समस्या है ना, इसको हम अगर नट सल में देखेंगे तो इसके दो पहलू, अगर हम दोनों को देख लेंगे तो हमें इसका जवाब मिल जाएगा। हम ऐसे परिवारों को भी जानते हैं, मैं जानता हूं कि जिनके बेटे की शादी नहीं हो रही है। ऐसे मैं 8-10 परिवारों को जानता हूं जिनके बेटे की 30-32 साल 35 साल हो गई है, 40 साल हो गई, शादी नहीं हो पा रही। और मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूं, और मैं आप दोनों की तरफ से भी गारंटी दे सकता हूं और ज्यादातर लोगों की तरफ से गारंटी दे सकता हूं, आप दोनों भी और हमारे ज्यादातर जो इस प्रोग्राम को देखेंगे वो लोग भी ऐसे परिवारों को भी जानते होंगे जिन्होंने की बेटे के चक्कर में एबॉर्शन करवाया है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? हम लोग जानते हैं अपने आसपास। हम ऐसे परिवारों को भी जान रहे हैं कि जिनके बेटे की शादी नहीं हो रही, और ऐसे परिवारों को भी जान रहे हैं जिन्होंने की बेटी का कत्ल किया है किसी न किसी रूप में। तो ये समस्या, दोनों समस्याएं मिलकर अब यहाँ पर आकर एक दूसरे तरह का रूप इसका ले रही हैं। जहां तक आपने कहा था कि उनको बेटियों का पढ़ लिख जाना या उनकी आर्थिक में उसमें जो है वो स्वावलंबी हो गई है, तो क्या उससे समस्या बड़ी है? मेरे ख्याल से ये समस्या मुख्य तौर पे ना, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वैसे तो हमारे पूरे पहाड़ी समाज की है, अगर दिल्ली में रहने वालों की भी समस्या यही है और देहरादून वालों की भी यही समस्या है, बट मुख्य समस्या है पहाड़ के गांव में ये समस्या है। अविवाहित लड़कों की मुख्य समस्या पहाड़ के गांव में है। देहरादून वाले के पास तो तब भी चांस है कि वो पहाड़ से गांव से किसी को ले आएगा ना, उसको देहरादून में मकान है। दिल्ली वाले के पास तब भी चांस है, लेकिन पहाड़ का वो लड़का जिसके के पास की घर में ही जो है वही अपना वही अपना ठिकाना है, उसके पास देहरादून में कोई जमीन नहीं है, मकान नहीं है, दिल्ली में नहीं है, किसी बड़े शहर में नहीं है, कोई बड़ी नौकरी नहीं है, बेचारा होटल में काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी ऑफिस में काम कर रहा है, उसके पास तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये संकट मेन उनके सामने है। अब उनके सामने इसीलिए आया है क्योंकि वो अभी शादी कर रहे थे, उसी उसी परिवेश में कर रहे थे ना, गांव देहात से, मतलब गांव से ही कर रहे थे कि अपनी पट्टी से, अपनी रिश्तेदारी से कोई करके। अब वो हुआ क्या है कि हमारे पहाड़ की बेटियां पढ़ लिख गई हैं, और हमारे यहाँ इंटर कॉलेज तो एटलीस्ट हर कोई है, और मेरे ख्याल से 80-90% बेटियां अब जो है ग्रेजुएशन करती हैं, हायर स्टडीज करती हैं। बहुत सारी उससे अच्छे नंबर्स में तो जो है प्रोफेशनल एजुकेशन लेती हैं, नहीं तो वो ग्रेजुएशन तो करती हैं, बीए तो कर ही लेती है। अब तो सब जगह डिग्री कॉलेज हो गई हैं, पढ़ लिख गई हैं। पढ़ लिखने के बाद अब ये है कि उनको अपना स्वावलंबी भी होना है, ज्यादातर अपनी नौकरी की तरफ भी जाती हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि अब हमारी बेटियां परिवार की आर्थिकी का आधार बनने लगी हैं। माँ बाप अब बेटी को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि शादी करनी, माँ बाप इसलिए भी पढ़ाते हैं कि यार पढ़ लिख के बेटी चलो कुछ साल ही सही, 2-4 साल ही सही, अपनी शादी लायक तो मतलब कुछ कमा लेगी, भले शादी जब भी हो जैसे भी हो, या वो कुछ दिन तो परिवार की मतलब मदद कर लेगी। मैं ऐसे बहुत मतलब कई सारे परिवारों को जानता हूँ गाँव में, मेरा गांव में ठीक ठाक कनेक्ट है, तो मैं कई सारे परिवारों को जानता हूं कि लोग अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं और बेटियों से भी नौकरी कर रहे हैं, बेटी अपने परिवार की आर्थिकी को भी जो है मजबूत कर रही है। तो जब बेटी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई तो जाहिर तौर पर उसकी अपनी चॉइस, शादी के मामले में अपनी चॉइस बढ़ गई है। अब वो स्थिति नहीं है कि किसी के साथ भी उसका रिश्ता जोड़ दिया जाए। तो ये भी बात है, और एक दूसरा एक सच ये भी है कि अब मतलब बेटी अपनी पसंद से शादियां करने लगी हैं, वो अपनी समाज से भी बाहर कर रही है, लव मैरिज कर रही हैं, और उसके चक्कर में भी संकट आ रहा है। तो सच बात है कि उनकी मतलब एक सामाजिक चेंज आया, सोशल चेंज आया है पढ़ लिखने से, बेटियों की नौकरी रोजगार करने से। और मेन संकट है पहाड़ के लड़कों के सामने है, जिनके कि गांव में ही और कोई ठिकाना नहीं है गांव के अलावा। तो बट जी, आप जो देख रहे होंगे, जो आप mangal.com में जो ट्रेंड आपने देखा होगा, क्या प्रायोरिटी रहती है, मतलब सरकारी नौकरी का, या क्या रहता है कि देहरादून में घर, ऐसा कहीं मेनस्ट्रीम रहता है? आपको कुछ लगा ऐसा कि ऐसे लोग इस तरह की अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं कि देहरादून में घर होना चाहिए, हल्द्वानी में घर होना चाहिए, शहरों में घर होना चाहिए, मतलब ऐसे कुछ आपको ट्रेंड नजर आए? लोग देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि लोग कुछ तय नहीं कर रहे हैं, समाज तय कर रहा है। लोग कुछ तय नहीं कर रहे, लोग तो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं स्थिति के कारण। रिएक्शन जो है वो समाज, हमारा पूरा समाज कर रहा है। देखिए, जहां तक पहाड़ के लड़कों की बात है, कटवाल साहब से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं भी पहाड़ जाता हूँ। मेरा गांव है जिबल खाल, लैंसडाउन के पास है। मेरे गांव में एक भी लड़का नहीं रह गया, एक लड़का रह गया पर वो किसी काम का ही नहीं है।
क्योंकि मैंने उसे 2-4 बार बोला कि तू मांगल में नौकरी कर ले, लेकिन वो उसकी दादी की पेंशन आती है, दिन भर उसे कुछ करने को धरने को है नहीं, उसका काम चल रहा है, फिर उसकी शादी कैसे होगी? तो वो खैर एक अलग वो है। देखिए गाँव, मैं अपने गाँव भी जाता हूँ तो मैं भी ना 2 दिन से ज़्यादा वहाँ ठहर नहीं पाता। इससे बहुत सिंपल से कारण है। आप तमाम दिनों में देखते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि समस्या जो है कोई एक चीज़ नहीं है। काफ़ी सारे कारण मिलके किसी एक समस्या का वो रीज़न बनते हैं। गाँव में मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। गाँव में शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, कुछ ख़ास सुविधा नहीं है। आपको अगर आगे की पढ़ाई करनी है, कोई हायर एजुकेशन करनी है, कोई भी आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, आपको देहरादून आना पड़ेगा। गाँव में आज भी आपको पानी-वानी की आपको लेने जाना पड़ रहा है, ये ऊपर से आपका कभी भालू, कभी आपका जो है सूअर, कभी आपका बाघ लग गया है कहीं पर, ये आपका चल रहा है वहाँ पर। तो गाँव में ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो बहुत ल्यूक्रेटिव लगे आपको, अनलेस आप वहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार हैं, आपने घर बना लिया है, बहुत मोटा घर बना लिया, आपने जो है खेती-वेती बड़ी मोटी कर ली है, ऐसे भी 2-4 ही किस्से हैं, कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं आया है गाँव में भी। साधारण सी बात है, इसको इससे सिंपल ढंग से जोड़ के देखिए, आप छोड़ दीजिए पूरे समाज को। पवार साहब या कटवाल जी, आप सीधी सी बात है, अगर आज आपकी बहन की शादी होनी है, तो आपका सवाल ये होगा कि मैं गाँव में करूँ या शहर में करूँ? आप ये देखेंगे मेरी बहन सुख में कहाँ रहेगी? सिंपल सा सवाल है। तो ठीक बात। अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरी बेटी की कल को शादी होनी है, तो मैं कॉन्शियसली पहाड़ के नाम पे जाके गाँव में लड़का ढूँढूँगा? या मैं देखूँगा भाई देहरादून में ही मिल जाए, भाई यहाँ मेडिकल की सुविधा भी है, यहाँ से तुरंत दिल्ली जा सकते हैं, या तो देहरादून में मेडिकल की सुविधा धीमे-धीमे दिक्कत होती जा रही है। आप हॉस्पिटलों के, सरकारी हॉस्पिटलों के हालात देख लीजिए, मोटा पैसा है तभी आप प्राइवेट में इलाज करा सकते हैं। तो यहाँ से भी आदमी दिल्ली भागता है क्योंकि यहाँ पर भी एक लेवल के बाद यहाँ भी सुविधाएँ नहीं हैं। अगर हायर कोई ट्रीटमेंट करानी है या कोई इलाज कराना है तो आपको दिल्ली भागना पड़ेगा। तो गाँव वाले को मतलब वहाँ कितनी बड़ी दिक्कत आती है, वहाँ तो आप रोज़ देखते हैं कि वो चरपाई में लिटा के प्रसव के लिए ले जा रहे हैं, या बूढ़ी माँ को प्रसव उसमें ले जा रहे हैं चरपाई में लिटा के, और वो हॉस्पिटल तक पहुँची नहीं, रास्ते में दम तोड़ दिया। तो ऐसी कौन सी रोमांटिक इमेज है हमारे दिमाग में गाँव की कि हम सोचे कि हमारी लड़कियां वहां जाके शादी करें, या हमारे हमारे जो है हमारे लड़कों को वहां लड़की मिल जाए? तो बड़े साधारण सी चीज है। देखिए जब एक लड़का, आप शुरू से देखिए, जब एक लड़का शादी करता है तो वो क्या ये देखता है कि मुझे गांव से कोई कुरूप लड़की लानी है, या ये सोचता है कि मुझे शहर से कोई कुरूप लड़की लानी है? लड़के का जो सारा फोकस है, मैं एक बार हंस रहा था किसी से, मैंने वो आए थे, जनाब आए थे, वो कह रहे कि नहीं मुझे बीटेक चाहिए लड़की, मुझे ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने तो हंसते बोला, अगर ऐसा ही क्राइटेरिया है तो लड़के को शादी में मत जाने देना। मैंने कहा अगर एक कोई लड़की दिख गई सुंदर सी, तो मैंने कहा BA BCA भी नहीं पूछेगा, बोलेगा पापा यहाँ बात चला दो। लड़के को सुंदर लड़की चाहिए तो लड़की को काबिल लड़का चाहिए। लड़की सेटलमेंट ढूंढती है लाइफ में। तो एक लेवल नहीं है, बहुत सारे इसमें बहुत सारी परतें हैं। आज हम कह रहे हैं कि गांव, और हम पलायन और ऐसी बातें कर रहे हैं गांव में, तो जो गांव का लड़का है, आप ये भी तो देखिए कि मतलब क्या ऑफर करेगा वो लड़की को, अनलेस आपका गांव फाटा है या बद्रीनाथ केदारनाथ के पास है जहां पर आपकी आय निश्चित है, आपने वहां पर होटल लॉज बना लिया है, मोटी कमाई चल रही है, उसको तो दिक्कत नहीं आ रही लड़की मिलने में। आप जो कह रहे हैं आप नेपाल से लड़की ला रहे हैं, तो आप नेपाल नरेश की लड़की तो नहीं ला रहे होंगे, आप किसी गांव की गरीब लड़की उठा के ला रहे हैं वहां से, जैसे पहले हरियाणा वाले यहां आते थे। तो ऐसी तो चीज नहीं ना कि आप कह रहे हैं कि मैं नेपाल से लड़की ला रहा हूं क्योंकि वहां पर ज्यादा क्वालिफाइड लड़कियां मिल जाती हैं जो हमें पसंद करती हैं। आप लड़की हमेशा आप अपने से एक छोटे लेवल की लाते हैं, सीधी सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी से शादी करके उसे गांव ले गए। एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ है, लड़के की भी है, लड़की की भी है। फौजी से शादी इसलिए आसानी से हो जाती है क्योंकि फौजी की लाइफ गारंटीड है, सिक्योरिटी ढूंढती है लड़की, जैसे लड़का खूबसूरत ढूंढता है। ऐसे तो है नहीं कि फौजी किसी कुरूप लड़की से शादी कर लेता है। दोनों की एक्सपेक्टेशन लेवल तो मीट हो ही रही है, उसको स्टेबिलिटी मिलती है, लाइफ में गारंटी मिलती है, मेडिकल की, राशन की, एजुकेशन की। अगर कुछ हो गया तो सरकार पूरा पीछे बैठी है जिंदगी भर उसको देखने के लिए। क्या गलत है?
आप नहीं आप लड़का भी सुंदर लड़की ढूंढ रहा है, क्या गलत है? नहीं 15 साल पहले जी मेरे पास एक पिताजी आए, 12-13 साल हो गए होंगे शायद। उनकी बेटी का डिवोर्स हुआ था। तो मैंने तो बीइंग अ पहाड़ी, मेरे को डिवोर्स शब्द ही समझ नहीं आया। पर मैं अब पहली बार ऐसा सामने पड़ा, 12-13 साल पहले की बात है, तब प्रचलन में तो वर्ड था भी नहीं, बड़ा आदमी इसको बेइज्जती का कारण मानता था, छुप छुपा के बोलता था। तो आए, उन्होंने बोला साहब मेरे को बेटी कराना, क्या फीस है? मेरे पास डिवोर्स ही नहीं थे। मैंने बोला कोई फीस नहीं, आप जिससे मर्जी से बात कर लो, बेटी की शादी हो जाए। मैंने कहा वही फीस हो जाएगी मेरी। क्या क्या मतलब, मेरे पास डिवोर्स ही है ही नहीं, मैं क्या लूँ आपसे? पर आप बात कर लो जो अनमैरिड है, क्योंकि वो तो मुझे नहीं लगता करेंगे आपसे बात। तो आप कर लो बात, अगर आपकी बात हो जाती है तो आप देख लो। और आज आप मुझसे मांग लो, मैं बोलूंगा भाई साहब उतने ही पैसे लगेंगे। उतनी ही फीस है, क्योंकि मेरे पास डिवोर्स इतने सारे भर गए हैं आप, तो अभी डिवोर्स ही कहां से आ गए इतने सारे? ये बहुत बड़ा चेंज है। हाँ, ये बहुत इतने बड़ा डिवोर्स चेंज ही आ गए मेरे पास में। आप मुझसे बोलिए कि मुझे यूएस का डिवोर्स ही चाहिए, आप मुझसे बोलिए मुझे न्यूजीलैंड का चाहिए, आप मुझसे बोलिए मुझे बिजनेसमैन डिवोर्स ही चाहिए। मेरे पास अभी कल परसों मर्चेंट नेवी का डिवोर्स ही आया, कैप्टन। आप मुझसे बोलो कैसा डिवोर्स ही बढ़ गया, पहाड़ियों में डिवोर्स ही बढ़ गया। तो समाज में शिफ्ट आ रहा है, समाज में भयंकर शिफ्ट आ रहा है। आप उस शिफ्ट को भी अपने इसमें फोकस करिए। ये डिवोर्स वर्ड कहां से है? पहाड़ियों में तो बोलते थे बेटी अब वहीं से अर्थ ही निकलेगी तेरी बस। क्यों बोलते थे? क्योंकि तो 6 लड़कियां पैदा कर रखी हैं। तब एक लड़का आया है, वो कहता भाई जहां पर है वहीं रहे। आज पिता ने 2 लड़कियां हैं या एक लड़की की लड़का है, वो कह रहा है बेटी जरा दिक्कत होगी मुझे बताना। क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। आज कहते हैं कि जो लड़कियां बड़ी वैसी हो गई हैं और जो है थोड़ा सा घरों बर्बाद कर रही हैं, और क्या क्या चीजें बोलते हैं कि साहब जो है डिवोर्स के केस लगा देती हैं, अंदर कर देती हैं परिवार को, ये कर देती हैं वो कर देती हैं। आपको याद होगा, आप सब शायद मेरे युग के तो नहीं लग रहे, दोनों के बाल काले हैं। हमारे टाइम में अखबार में छपता था, आज वहां पर केरोसिन का वो फट गया, स्टोव फट गया, बहू जल गई। आज वहां पर गैस का चूल्हा फट गया, बहू जल गई। आज सिलेंडर फट गया। जब सिलेंडर प्रचलन में आया तो सिलेंडर फटने लग गया, सिर्फ बहू जलती थी, कभी सास नहीं जलती थी। पता नहीं कैसी तो वो रसोई थी कि जैसी वो फटती थी वो बहू को ढूंढती थी और बहू मर जाती थी। जिस समय आपने आप आपने आपको समाज की तरफ देखना पड़ेगा। आप निर्माण क्या कर रहे हैं, आप बना क्या रहे हैं समाज। आप पूरे सिस्टम को चैलेंज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। हाँ, आप कह रहे हैं बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट आया है पर्वतीय समाज में, खासकर बहुत बड़ा शिफ्ट जो आप बता रहे हैं कि डिवोर्स जो है। सर पर्वतीय तो एक नाम है, सब समाज में देखिए शिफ्ट आया। सभी समाजों में आया है, बट हमारे यहाँ सर नंबर कम हो गए हैं। मतलब ये हरियाणा जैसी स्थिति हमारे पास आ गई है ना, तो इसीलिए ये स्थिति आ रही है। मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सॉरी अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो हाँ पढ़िए। प्लीज। नहीं सर, मैं तो आपकी बात में बात ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, एक मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया था लास्ट 5 जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, तो वो लास्ट अप्रैल 23 में पब्लिश हुआ है, और ये हुआ है 19 से 21 के बीच ये सर्वे हुआ है। तो इस साल का जो मतलब तब बताया है कि अपने यहाँ मतलब अब तो नंबर्स ठीक बता रहे हैं, ये 984 का बता रहे हैं, मतलब 1000 लड़कों पे 984 बेटियां पैदा हुई हैं 2016 के बाद और 2021 तक। ये 5 साल से 5 साल वाले एज में जो बच्चे पैदा हुए हैं, ये वो बता रहे हैं। और उससे पहले का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th हुआ था, वो नंबर 888 था, यानी कि इतना कम था इस बीच में। 888 888 1000 लड़कों पे। और जबकि हमारे यहाँ मतलब जो ओवरऑल जो सेक्स रेशियो था 2011 का, वो 963 का था। तो यानी कि पहले तो जो बुजुर्ग जो बड़ी आबादी के लोग हैं, उस तक तो महिलाओं की संख्या ठीक थी, लेकिन जब बात में ये संख्या घटती आई है, तो बीच में तो बहुत कम हो गया था। अब थोड़ा सा इसमें सुधार आ रहा है, मतलब ये 986 तक अभी जा चुका है, जबकि ये 888 तक आ गया था पिछली बार।
हालांकि मुझे थोड़ा सा मतलब 4 साल में इतना चेंज आया है, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन बहरहाल भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है तो इसको हमें मानना चाहिए कि ऐसा हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ सुधार इसमें हुई होगी। एक दो बातें जो आपने भटजी आपने कही थी कि मतलब उन लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं कि जो एक तरह से निकम्मे हैं और किसी काम के नहीं है, मैं सहमत नहीं। अच्छा चलिए, मतलब आपने कहा कि जो मतलब जो मैंने बोला सप्लाई एंड ग्लैमरस डिमांड नहीं है, फॉर ग्लैमरस कहते हैं उसको। अगर लड़कियां कम हैं तो चॉइसेस तो उत्पन्न होएंगी, चॉइस, अब हाँ, उसके चॉइस साथ की बात, बेटर चॉइस आएगी तो वो ले लेगी। हाँ ठीक है, ये बात सच है कि मतलब लड़कियों के सपने में राजकुमार ही आते हैं, मतलब कोई भी लड़की किसी मजदूर से तो शादी नहीं करना चाहती, राजकुमार ही आती हैं। लेकिन भाई शादी तो मतलब हर उसकी भी होनी चाहिए, बेचारा जो मजदूर है या जो कोई दूसरा काम करता है जिसके पास एक तो उसका मतलब ये मानवाधिकार भी है कि उसकी शादी होना, परिवार होना, दूसरी बात कि सामाजिक व्यवस्था भी तो वो है, सामाजिक व्यवस्था भी तो है। और मैं इस बात को इसलिए भी सहमत नहीं हूं कि पहाड़ के उन लड़कों की जिनकी शादी नहीं हो रही है, मतलब ठीक है कि वो, उनका तो कसूर नहीं था ना कि वो किसी गांव में पैदा हुए हैं, उनकी स्कूलिंग किसी धार खाल से हुई है, उनके हाथ में कोई बहुत अच्छी स्किल नहीं है, तो उनका कसूर नहीं है ना। अब वो हमारा बच्चा कोई अगर 12वीं तक किसी धार खाल के स्कूल से पढ़ा है, उसके बाद वो किसी रूप में मतलब धक्के खार कर कोई 20-25 हजार की, 30-35 हजार की नौकरी कर रहा है, तो ये उसका कसूर तो नहीं था, वो उस परिवेश से पैदा हुआ था, उसके लिए भी मतलब शादी तो उसका भी बनता है ना, कि ये जरूरी थोड़ी है कि खाली सरकारी नौकरी वालों की, आदरण से सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, अगर लड़की के सपने में राजकुमार आता है तो लड़के सपने में भी राजकुमारी आती है, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात फिर से वही कहूंगा, गांव के लड़के की कोई गलती नहीं है। सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको अपनी बेटी देनी हो तो आप चूज करोगे कॉन्शियसली कि मैं द्वारकाल के लड़के को दूं या मैं ऐसे लड़के को दूं जो नहीं, मैं आपके सवाल को काट नहीं रहा हूं, मेरी सिंपैथी है लेकिन उन लड़कों के साथ जिनकी शादी नहीं हो रही है, मेरे में दसियों लोगों को सिंपैथी वर्ड से कोई सिंपैथी मेरी, मैं तो समस्या को समझने की बात। और ये देखिए समाज के स्तर पे सर इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। वेस्ट यूपी में मैंने काम किया है, वहां एक थाने में एक रंडवा रजिस्टर होता है, वेस्ट यूपी में एक रंडवा रजिस्टर होता है थानों में। रंडवा वो होता है कि वेस्ट यूपी से लेकर हरियाणा तक ये समस्या है कि वहां जो है जिनकी शादी नहीं हो पाती, परिवार में एक दो ऐसे छूटी जाता है, तो उसको रंडवा बोलते हैं, एक देशज भाषा में उसको रंडवा बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो वो कुछ समय तो जब वो जवानी में रहता है, 40-45 साल तक रहता है, तो परिवार की खेती बाड़ी में काम करता है, किसी ने किसी रूप में पढ़ता, परिवार की गाड़ी को आगे खींचने में लगता है। लेकिन जब वो बूढ़ा होने लगता है तो वो परिवार के लिए मतलब बोझ बन जाता है। अच्छा, उसका अपना परिवार है नहीं, बच्चे हैं नहीं, तो उसको कौन केयर करेगा। दूसरी समस्या उसके साथ क्या होती है कि अब वो परिवार में पैदा हुआ है, जमीन उसके नाम पर भी है, अब 3 भाइयों की शादी हो गई है, 3 भाई हैं परिवार में, 2 की शादी भी है, 1 की शादी नहीं हुई है, जमीन उन तीनों भाइयों के पास बराबर बराबर है। तो होता क्या है कि 50-60 के आसपास अचानक वहां वो रंडवा एक दिन जो है उसका मर्डर हो जाता है, उसकी जमीन कब्जाने के लिए उसके परिवार के लोग उसके कर लेते हैं ऐसा। तो वेस्ट यूपी में थानों में, मुझे नहीं पता कि आज की क्या स्थिति है, लेकिन आज से 15 साल पहले मैं जब मेरठ में था तो वहां थानों में एक रंडवा रजिस्टर होता था, जिसमें कि उस इलाके के अविवाहित अधेड़ों का विवरण दर्ज होता है। मैनपाल सिंह चौधरी, मैनपाल सिंह चौधरी, हुकुम सिंह, थाना ये, गांव ये, उम्र ये, पता ये, परिवार ये। और अगर उसकी कोई मिसिंग होती थी तो उसके आधार पर फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती थी। पता नहीं, मतलब इसके सामाजिक असर तो पड़ेंगे हमारे समाज में भी। अच्छा, दुआ करें कि ऐसे रंडवा रजिस्टर हमारे पहाड़ में न बनने लगे। ये जो अब जमीनों की कीमत तो हमारे अभी महंगी हो गई है, तो लेकिन सामाजिक असर तो कुछ ना कुछ पड़ेंगे ही ना समाज का। वो लड़कों का कसूर नहीं है सर। इसको आप फिर पीछे ले जा लीजिए, इस सवाल को आप फिर पीछे ले जा लीजिए। जो सारा सवाल है ना, मेरे हिसाब से वो सोच का है। जैसे मैंने पहले भी एक बार एक इंटरव्यू बोला था, मैं जैसे ना मैं कई बार वेट करता हूँ कि कोई बेटी का पिता आके मुझसे बोले कि भट्ट साहब एक ना अच्छा लड़का बताओ यार, कोई अच्छे घर का अच्छा लड़का बताओ कि जो मतलब मेरी बेटी को ना खुश रखे यार। मेरे पास आते हैं बीटेक बताओ, डॉक्टर बताओ, एमबीए बताओ, बैंगलोर में बताओ, न्यूजीलैंड में बताओ, आईएएस है कोई क्या, कोई डॉक्टर दे दो, ये आते हैं। देखिए सोच जो है ना, वो वही वाली बात है कि आज परिणाम आ रहे हैं। सवाल तो मतलब ये तो आप पहले बो चुके हैं, आप तो फसल काटेंगे आप। हाँ, ये तो बिल्कुल। मेरी शादी हुई थी 15 साल पहले,
15 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, नहीं सॉरी 23 साल पहले मेरी बीवी पिट देगी मुझे 23 साल पहले मेरी जब शादी हुई थी, तब बिजनेसमैन को लड़की नहीं मिलती थी और मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। 23 साल पहले भी मेरे पास में गाड़ी थी, व्यवसाय था, सब कुछ था, तो लेकिन मुझे लड़की नहीं मिलनी थी। कारण क्या था? हमारे समाज में, पहाड़ी समाज में तब इतना नहीं था कि ये नहीं, नौकरी वाला चाहिए। तब नौकरी वाला, कोई भी नौकरी वाला चल जाएगा, पर चाहिए नौकरी वाला जिसकी निश्चित इनकम पता हो। तो मेरे टाइम, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी मुझे एक ही बार में मिल गई और मनपसंद मिल गई। लेकिन उस समय बिजनेसमैन को लड़की नहीं मिलती थी। अब देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है, हमने स्कूलिंग जो सिस्टम है वहीं से हमने, अगर मैं इसको बहुत पीछे लेकर जाऊं, शायद आपको पीछे ले जाने में मुझे दिक्कत आए, हमने स्कूलिंग सिस्टम से हमने शब्द बना रखे सफलता। हमें हर हाल में सफल होना है, समझ रहे आप? और उस सफलता का जो गूढ़ बना दिया है उसको आप कर दिया धन। तो जिसके पास ज्यादा धन है वो ज्यादा सफल है। अब सुन रहे आप, जिसके पास ज्यादा धन है ज्यादा सफल है। अब ये बात नहीं हो रही कि कंडवाल साहब जो है वो कितने मर्यादित इंसान है। अब अगर हम तीनों बैठे होंगे, तो अगर 1 मिनट के लिए मान ले इस फ्रेम में 3 वर बैठे हुए हैं, तो लड़की का बाप ये नहीं देख रहा कि कंडवाल साहब में क्या गुण है या पवार साहब में क्या गुण है। वो ये देखेगा कि इन तीनों धन किसके पास ज्यादा है। तो यही कारण है कि लोग शेफ को नहीं पकड़ते, फौजी को ढूंढते हैं, जबकि शेफ भी अच्छा कमा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। आपने सफलता के नियम बना दिए हैं, सफलता के नियम आपने धन कर दिए। अब उस कारण सब चीज खत्म हो गई है। पत्रकार को लड़की नहीं मिलेगी, आप बोलो, पत्रकार को लड़की नहीं मिलेगी। शहर की तो कहीं नहीं मिलेगी। गनीमतन पहले निकल ले। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि 1 साल पहले हम लोग निकल गए, 10-15 साल पहले। शहर की तो कतई नहीं मिलेगी। अच्छा सर, एक बड़ा चेंज, सॉरी अगेन इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कोविड के बाद बड़ा चेंज आया है। ये मुझे तो ये सारा जो सीन नजर आया है वो कोविड के बाद नजर आया है। और मेरी कई पेरेंट्स से बात, मतलब पता नहीं, मतलब मेरी जानकारी मेरे सामने तब आया हो, आप पहले से इसकी जी। हाँ, 15 साल से सर, किस को नहीं मिलेगी? पत्रकार को नहीं मिलेगी, शेफ को नहीं मिलेगी, अपना व्यवसाय करने वाले को नहीं मिलेगी, भले वो ठीक ठाक कमा रहा हो। रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले को लड़की नहीं मिलेगी। ये तो 4-5 तो ऐसे, जैसे वो फाइनेंस वाले नहीं होते कि पॉलिटिशियन को और वकील को और पुलिस वाले को लोन नहीं देते, वो अवॉइड करते हैं, पता लग जाए तो वहां से निकल लेते हैं। शादी के दरबार में वही है। तो संजीव भाई, जैसे भट्ट जी बता रहे हैं, उन्होंने एक लिस्ट बताई कि बिजनेसमैन आला फला इनको जो है प्रायोरिटी से बाहर हैं। आपका मैं एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था जिसमें आपने जिक्र किया कि आपने कई अभिभावकों से बात की और उनकी बातचीत में आपको पता चला कि कैसा वर चाहिए, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। थोड़ा उसको डिस्क्राइब कीजिएगा, थोड़ा उसका विस्तार से बताइएगा। प्राथमिकता वही है कि सरकारी नौकरी हो, शहरों में मकान हो, ये 2 प्राथमिकताएं हैं। और जो मतलब प्रायोरिटी लिस्ट से क्या मतलब, जो कहीं लिस्ट में ही नहीं है वो मतलब अपना काम करने वाला बिल्कुल नहीं। और पहाड़ में अपना काम करने वाला, मुझे एक दिन कौन बता रहा था, 2-3 दिन पहले कोई बता रहा था, हाँ, एक गौचर में, पता नहीं वो लड़का, मतलब कहीं कनेक्ट न कर ले इस बात को, गौचर में एक है और वो अपना वहां पर ठीक ठाक कोई काम करते हैं, मतलब ठीक ठाक, मतलब कि पहाड़ में 20-25 हजार का भी अगर वो अपने कारोबार से कोई दुकान अच्छा चलाते हैं, लेकिन उसके लिए शादी नहीं है और उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी। मेरी उनसे उनके भाई से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि मेरे भाई की वहां पर दुकान है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, और वो उम्मीद भी छोड़ चुका है कि उसकी शादी होगी। तो एक तो पहाड़ में कोई छोटा मोटा काम करने वाले, अगर रिजॉर्ट किसी का चल रहा है, किसी का अपना होटल चल रहा है, बड़ा काम चल रहा है, तो वो तो ठीक है, बट अदरवाइज पहाड़ में छोटे मोटे काम करने वालों की रोज की नौकरी नहीं है। एक और बड़ी बात साहब, जो पंडित जी जो है टिपड़ा मिलाते हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। मेरे पास एक केस, पंडित जी भी नहीं है, नाम नहीं लूंगा, बड़े फेमस मंदिर के पंडित है, मैं नाम नहीं लूंगा, यंग से हैं वो, बेचारे उनकी तो हालत ही खराब थी। वो बेचारे मेरे पास आते थे, जब वो कपाट बंद होते थे मेरे पास आते थे और बामण बिरती का काम जो है, मतलब बामण बिरती वाले काम भी लोगों की, मतलब लड़कियों की लिस्ट में नहीं है, पेरेंट्स की लिस्ट में नहीं है। वो कहते थे कि मेरी शादी करा दो भट्ट जी, कैसे भी करके शादी करा दो, देखो मुझे इतनी आय मिलती है, इतना ये है वो है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई, और ये 10 साल पहले की बात है, मैंने कहा भाई मैं कर तो रहा हूँ, पर जैसे ही बोलता हूँ कि ना
पुजारी है मंदिर में, तो कह रहे बताओ ना, अब मैं मंदिर का नाम ले नहीं सकता, इस समय ले नहीं सकता, लेकिन वो तो बड़े मंदिर, कह रहा बताओ ना मेरे इतना ये है, इतने हमारी वो आता है, इतना ये होता है। मैंने कहा भाई को दे ही रहा, मैं करूँ। फिर एक बार वो आए, सुनिए किस्सा कितना मजेदार है। एक बार वो आए, कह रहे भट्ट जी अब ना मैंने एक चीज कर दी बढ़िया। मैंने क्या कि मैंने ना वहां पर एक लेडीज गारमेंट्स की दुकान डाल दी है, तो अब आप बता देना कि उनकी शॉप है। बामण को लड़की नहीं दे रहा भाई, बल्कि मैं नाम भी ले सकता, बहुत फेमस मंदिर के वो पुजारी हैं। ऐसा हाल है साहब। अच्छा, मंदिर के पुजारी छोड़िए साहब, बामण वृत्ति जिसको कि पंडित को बेचारे को परंपरागत तौर पे अपनी जो वृत्ति, अपनी वृत्ति बाड़ी संभालता था, अच्छा उसकी मजबूरी की शादी तो उसी ने करवानी है, अगर कहीं वृत्ति में हो रही है, उसकी खुद की शादी नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने दिक्कत आ रही है। और सरप्राइजिंग, मैंने जो है अभी पिछले दिनों एक मतलब बच्ची से ऐसी बात हो रही थी, तो फौजी को उसने साफ मना किया, उसने कहा नहीं फौजी के साथ में शादी नहीं करूंगी। अच्छा, फौजी प्रायोरिटी लिस्ट में सही, वो बच्ची मतलब पढ़ लिख रही थी, वो एक प्रोफेशनल कोर्स कर रही है, गांव की बच्ची थी। मैंने उससे बात की कि क्या है कैसा है इस मुद्दे पे, तो बेटी ने मतलब साफ साफ अपनी प्रायोरिटी बताया कि मुझे क्या करना है, कैसा करना है। तो मतलब उसने ये बताया कि मुझे अभी पढ़ाई लिखाई करनी है, ये करना है, सो करना है, तो मैं मतलब 25-26 के बाद ही सोचूंगी। तो मैंने कहा अच्छा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बताओ फौजी का। उसने कहा ना ना फौजी बिल्कुल नहीं। मतलब मैंने सरकारी नौकरी की शुरुआत ही फौजी से की, उसने फौजी को साफ मना किया। और मुझे आशंका है कि शायद हमारे प्राइमरी टीचर भी देर सवेर इस लिस्ट से बाहर होंगे, क्योंकि उनकी नौकरी भी पहाड़ में है, तो वो भी शायद देर सवेर बाहर होंगे, मुझे ऐसी आशंका है। संजय भाई आप कह रहे हैं कि बाहर नहीं होगा। अब मैं आपको कारण बता देता हूं, मैं आपको कारण देता हूँ, टीचर बाहर नहीं होगा। फौजी का भी मैं रीजन समझना चाहता हूँ, इसलिए बाहर नहीं होगा क्योंकि अगर वो पहाड़ में पोस्टेड है ना, तो सूखी इनकम बचती है उसकी, सूखी बुज्जी बुज्जी सब आती है उसकी, सूखी इनकम बचती है। मैं आप इधर चले जाइए बाला वाला साइड में, इधर ग्लैमर नहीं है ना उसमें, ग्लैमर नहीं है सर उसमें। ग्लैमर क्या, लोग शादी करेंगे नहीं क्या, सरकारी नौकरी से करेंगे। अभी मेरे पास मतलब हो जाना आया, बाला वाला से आया था, होनी चाहिए, तो किसान था, तो मेरा स्टाफ ने एकदम से वो हो गया कि अब इसका सर लिख कर क्या करेंगे इसकी शादी की। तो मैंने तुम लिखो इसका, मैंने कहा यहाँ पर मेंशन करो इसके सेबों के बगीचे हैं, तो उसके सेबों के बगीचे हैं। तो फिर लेकिन ना उसने छठ से बोला, और ना आप यहाँ लिखा देना कि हमारा बाला वाला में अपना मकान भी है। क्योंकि नहीं होगी शादी, वरना तुम जो मर्जी बोल लो कि हमारे हारसिल में सेबों के बगीचे हैं या ऊपर उत्तरकाशी में सेबों के बगीचे हैं, ये वो भाई वो जैसे कहते हैं ना भाई, गुड्डे ने अपनी ससुर ने अपनी बहू पे थोड़ी सी वो अकड़ जमा रहा था कि मेरी पेंशन आती है, मेरी पेंशन आती है, मेरी पेंशन से सब कुछ होता है, ऐसे कुछ बोलता। तो उसने बोला तो तुम्हारी पेंशन काची खान तो खाऊंगी तो मैं ही तुम्हारी पेंशन, खाओगे तो रोटी। तो कहानी ये है कि भाई तू कमाता जितना मर्जी हो, अब तू मुझे उत्तरकाशी के सिद्धूर गांव में रख देगा, तो अगर तू 10 लाख भी कमा रहा है साल का, तो मैं करूंगी क्या उसका। ये आ गया ना सर, आप देखो ना, इंटरनेट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया नहीं आ गया, हर घर में टीवी आ गया। अब लोग रात में पहले 7 बजे सो जाते थे गांव में, ऐसे होता था ना, 7:30 तक सो जाएंगे, इससे ऊपर नहीं होते थे, क्योंकि 5 बजे अंधेरा लग गया। अब क्या करेंगे, खाना भी खा लिया, अब क्या करेंगे, तो सो जाते थे। सुबह भोर में 4 बजे उठ जाते थे, मैं भी रहा हूं गांव में ऐसी। लेकिन अब क्या होगा, टीवी आ गया, रात में 11 तक लोग टीवी देख रहे हैं। अब आप एक आदमी जो गांव में बैठा हुआ है, जो टीवी देख रहा है, टीवी में वो सारे सीरियल्स देख रहा है, जहां पर जब लड़की उठती है हिंदी सीरियल्स में, तो तब भी वो चमक ही रही होती, पूरे मेकअप से उठती है, तो वो रह लेगा गांव में। होगी ना, अच्छे जीवन शैली की आकांक्षा पैदा हो गई उसके अंदर। और बीच में कभी वो देहरादून आते हैं या हरिद्वार आते हैं या नीचे आते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि लाइट बुझाते ही जो है, लाइट मतलब बटन बजाते ही लाइट चली गई, ऑफ हो गई, नलका घुमाया तो पानी आ गया है, फ्रिज में 3 दिन तक आटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रोज नहीं बोलना, न चूल्हा जलाना है और न बाघ का खतरा है, रात को देर तक घूमो और एक पिक्चर भी देख लो। अब 4 दिन इसे घुमा के तुम बोलो अच्छा तब तू गाँव चली जा। क्या जान, तो संजय भाई अभी आप कह रहे थे कि जो अविवाहित फौजी लड़के हैं वो रेटिंग से बाहर हो गए हैं, मतलब इस प्रायोरिटी में। तो जो नेगी जी के शब्दों में कहूँ तो जो मंग तू बेटा उड़ जा बथों में पथोमा तिमला पथोमा मजा के लिए तिमला पथोमा, तो वो तो सिर के बल खड़ा हो गया ये पूरा गाना जो है।
बिल्कुल मंगतू बेटा जो है अब उसकी जो है बथों में उड़ने, वो पता नहीं उस एक दूसरी तरह की बथों में उड़ेगा कि मंगतू बेटा जो है, तो मुझे तो क्या करेगा वो तिमला बथों में। बट है, मुझे लगता है कि मतलब फौजी को लेकर मुझे मतलब सरप्राइजिंगली उस बेटी से मेरी प्रत्यक्ष तौर पे बात हुई, और इसी मुद्दे पे मतलब साफ साफ मतलब वो जानती है कि मैं पत्रकार हूँ, और मैं मतलब इस बात को मैं खबर नहीं बना रहा था उस पर, लेकिन एक बार जब भी जाता हूँ कहीं तो किसी मुद्दे पे बात करता हूँ तो मुझे पता थी कि संजीव, किस आपने उसे मतलब कारण नहीं माइंडसेट से। पूछा? अब उसका यही था कि मैंने जो है वो खुद ही, वो बच्ची एक प्रोफेशनल कोर्स कर रही है शहर से, और उसका ये था कि मैंने खुद ही नौकरी करनी है, अब वो फौज में कहाँ रहेगा और मैं कहाँ रहूंगी, तो मैं तो अपने हम पैसा या ऐसे पैसे के वाले के साथ शादी करूंगी कि जिसके साथ मेरी तालमेल बैठ सके, हम लोग नौकरी करेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग हो, साथ रहें, साथ काम करें। फौजी के साथ वो नौकरी करना मुश्किल होगा उसके लिए, ये उसका कहना था। तो ये उसका था कि मैं फौजी के साथ साफ ना कहूंगी, और मुझे एक दो लोगों से और फीडबैक मिला कि फौजी धीरे धीरे करके बाहर हो रहे हैं। एक तो खैर वो अग्निवीर वाला भी शायद इशू आया है कि 4 साल की नौकरी का इशू है, हाँ हाँ और हाँ हाँ हाँ। वो भी शायद इशू होगा स्टेबिलिटी नहीं, के वो लिए, है लेकिन सर, मेन बात शायद उसमें वही वाली है कि फौजी को बाहर रहना है, तो अगर आएगा भी तो बेचारे कितने दिन में आ पाएगा, और फौजी की पत्नी को सारा काम खुद ही करना पड़ता है, अपने घर परिवार की सारी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, और उस बेटी को तो नौकरी करनी थी, वो उसकी मैच नहीं हो पा रहा था, तो उसकी रीजन ये थे कि वो मैच नहीं हो पा रहा है उसके। तो इसे समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो कनवाल जी, क्या जैसे विजय भट्ट जी भी कह रहे थे कि क्या जो कई तरह की समस्याएं हैं, क्या उन्हीं समस्याओं की कोख से ये सामाजिक संकट पैदा होता दिख रहा है आपको? जैसे पलायन है या तमाम चीजें हैं, क्या इन बहुत सारी समस्याओं की वजह है कि आज ये वाला संकट पैदा हो गया? बिल्कुल, वजह तो कई सारी हैं उसमें, लेकिन फिर मेन बात तो वही है कि जब संख्या बल कम हो गया ना, तो इसलिए फिर सब जगह दिक्कत आई है फिर। मतलब वो अब समस्या जो है एक तरह से उसके कई कई तरीके से उसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि उसमें शरीर पर जो है दाने भी पड़ जा रहे हैं, भूख भी खत्म हो जा रही है, उससे जो है सिर दर्द भी होने लगा है। लेकिन मूल रीजन जो मैं इस बात में मतलब बिल्कुल कन्विंस हूं कि ये जो संख्या बल कम हुआ है, जो गैप बढ़ा है मेल फीमेल के बीच में, वो इसके पीछे मूल कारण है, और उसी वजह से फिर ये समस्या कई रूप में सामने आ रही है, कई वजह से सामने आ रही है कि उसमें लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, एक वो कारण है, पलायन है, उनको शहरों की तरफ अपने अच्छे लाइफस्टाइल को देख रही हैं, वो सब चीजें हैं। लेकिन अगर वो नंबर्स में मैच कर रही होती तो पहाड़ के लड़कों की भी शादियां होती। पहाड़ के लड़कों की शादियां इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि लड़कियों जो है मैच, मेरे तो यही मानना है कि संख्या बल में काफी कमी आ गई है, काफी गैप आ गया है। तो भट्ट जी, आपका अनुभव क्या कहता है? मतलब 15 साल से आप जो है मांगल.com चला रहे हैं, क्या हमारे जो पहाड़ के लड़के हैं वो बिन ब्याही बुढ़ा जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या बात करें, शादियां फिर भी होंगी साहब, शादियां हो रही हैं, होती रहेंगी। ये तो एक इसको ऐसे देखिए, मैं एक कपल को जानता हूँ, और ऐसे बहुत सारे कपल्स को आप भी जानते होंगे। वो यहाँ पर देहरादून में एक बड़ी आलीशान कोठी में रहते हैं, अच्छी कमाई थी, दोनों बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया। आज के टाइम में दोनों बच्चे यूरोप में सेटल्ड हैं, दोनों बुड्ढा बुड्ढी यहाँ रहते हैं। अभी कभी कोई बीमारी होती है, कभी कुछ होती है, कभी हारी मारी, उम्र हो गई है अब 70-75 क्रॉस करे, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो अब इसका वो क्या निष्कर्ष निकालें कि बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए था? अगर बच्चे इतना पढ़ लिख इतना पैसा नहीं लगाते तो आज बच्चे हमारे पास होते। क्या निष्कर्ष निकालें इसका? वैसी निष्कर्ष इसके हैं। समस्या एक जगह से नहीं आ रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ भी आप लेकर आ रहे हैं, भ्रूण हत्या भी आप लेकर आ रहे हैं। आप एक बात बताइए कि आपके समय में लव मैरिजेस कितनी होती थी? पहले आपको लव मैरिज के नाम से भी छेद आपने खोल दिया है, तो लड़कियां जो हैं बाहर भी शादी कर रही हैं। आप देख लीजिए हमारे गढ़वाल में कितनी शादियां लड़की बनियों में, पंजाबियों में और मराठियों में और सब जगह कर रही हैं, और तमाम कॉमन है ये चीज आज के टाइम में। तो इसको भी कारण मान लीजिए आप। कारण तो बहुत सारे निकलेंगे। अब ब्राह्मण रावत भी आपस में शादी कर रहे हैं, कारण तो बहुत सारे हैं, कारण एक थोड़ी है कोई। लेकिन उसको सीधा पर्वतों की समस्या से जोड़ देना, ये मेरे ख्याल से कोई खास मतलब तवज्जो नहीं है मेरे। धनी की भी कुछ कर सकते हैं, तो अगर पहाड़ों में सुविधाएं बढ़ा दें, कुछ कर दें, तो शायद ये भी ना हो। अगर हाँ, पहाड़ में वही जो
हाँ, हिमाचल में तो ये समस्या नहीं है, आप जाके देखिए, हिमाचल में समस्या नहीं है, क्योंकि हिमाचल का जो किसान है वो हमसे ज्यादा सक्षम है, और वहां पर नहीं, वहां ऐसी दिक्कत वहाँ नहीं गांव खुशहाल है ना, आज भी गांव खुशहाल है वहां है। पर, लोगों के दिमाग में गाँव मतलब गांव अब वहां आप इसी बोझ का नहीं है, वहां मतलब गांव आप अब सजा आप नहीं ही है, का जैसे कि सवाल हमारे दिमाग, हमारे लोगों का माइंड सेट है। हाँ, अब आप ही का सवाल देखिए, खुद ही जवाब दे रहा है। उनका गांव खुशहाल है, हमारा गांव खुशहाल नहीं है, तो जहाँ गांव खुशहाल नहीं है, तरक्की नहीं है, मैं अपनी लड़की क्यों दूंगा वहां पे? हम्म, ये समस्या ये एक नहीं है, निस बहुत सारी है। हमारी हम्म सोच है, हमारी डेवलपमेंट है, हम्म लड़के लड़कियों का, ऊपर से आपने जो है, अब लव मैरिज ही बहुत कॉमन हो गई है। पहले ऐसा होता नहीं था, पूरे साल 2 हम्म साल में इक्का दुक्का सुनने में आता था कि फलां की लड़की ने, पर वो भाग कर ही करती थी। घर से तो नहीं हम्म ब्याई जाती थी, है, फिर वो 8-10 साल बाद उसे एक्सेप्ट कर लेते थे। अब तो कॉमन है, हम्म बिल्कुल हर चीज कॉमन है। तो एक समस्या हम्म नहीं है ना, बहुत सारी हम्म, समस्याओं के बीच में आप समाज को लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ पर्वत हाँ। या गांव हमारी समस्या नहीं है। हम्म तो मूल बात यही है कि जहाँ खुशहाली नहीं है वहां भला क्यों कोई जाना चाहेगा, क्यों अपनी लड़की ब्याहेगा। ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत जरूरी बात है और जिसको समझने की जरूरत है। तो पहाड़ में लड़कियां क्यों नहीं मिल मुझे पा रही मुझे है लगता है शादी के कि लिए। छाना छाना बिलोरी वाला गाना जो है कि छन दिया बौजी हाँ छाना बिलोरी, हाँ 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 तो हाँ। अब छाना बिलोरी की जगह जो है कोई शायद अविवाहित लड़का कोई ऐसा गाना गाएगा हम्म, कि उसका कोई मतलब अपोजिट सा वो गाएगा कि काश मेरी भी शादी हो जाती, छाना बिलोरी ही सही हो जाती, कहीं हो जाती, कैसी गा हो रहे हैं जाती। अभी, हाँ कभी भी गा रहे हैं। समाज मतलब गीत बनते हैं अपने समय के मुद्दों पे बनते हैं। हाँ ये अभी जैसे हमने गाना भी किया था, सत मंगलिया गाना किया था हमने संजू सिलोड़ी के साथ में। ये हम्म। संजय भंडारी जी का गाया हुआ गाना है सत मंगलिया। उसमें भी वही है कि उसकी शादी नहीं हो रही होती। तो लड़की नहीं मिल रही तो होती। आज जो समस्या का बड़ा विस्तार हो गया है। और जो मैं शुरू में कहा था ना कि हमारे गढ़वाली में जो है कहावत है कि भाई बड़ा दुख है बड़ी हंसी। तो वो इसी तरह की चीजें आ रही हैं। जैसे अभी एक एल्बम भी आया कि नेपाल में शादी करने की कुछ बात है कि वहां से दुल्हन लाने वाली बात है। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो और आया था कि कोई यूट्यूबर जो है वहां से सगाई करके आया नेपाल से। तो बड़ी चर्चाएं हुई हैं इससे। तो इसलिए ये है मतलब इससे लग रहा है कि हाँ समस्या तो है। जैसे मैं कर्नवाल जी से पूछ रहा था तो इससे लग तो रहा है कि या ये भी हो सकता है कि चूंकि अब हमारे पास माध्यम बहुत हैं कहने के बताने के तो शायद चीजें ज्यादा समझ में आ रही हैं। तो देहरादून से विजय भट्ट जी और संजीव खंडवाल जी, मुझे लगता है कि ये बातचीत जो है इस सामाजिक समस्या के कई पहलुओं को समझने में बहुत मददगार रहेगी, बहुत उपयोगी रहेगी। आप दोनों सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। हमें बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू।